नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो अस्वस्थता के कारण कुछ दिनों से जो है टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल नहीं हो पाया था। तो आज से फिर हम लोग यूपीपीसीएस आरओ से रिलेटेड जो है टेस्ट सीरीज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और बाकी अब आपका टेस्ट जो है कंटिन्यू रहेगा। पहले भी हम कंटिन्यू ही काम करते रहे हैं, लेकिन कुछ अस्वस्थता के कारण कुछ दिन जो है आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध नहीं हो पाया। तो अब जो है हम लोग दो तरीके से काम करेंगे। एक तो आपको यहाँ पे टेस्ट अवेलेबल होगा, जैसे हम लोग टेस्ट डिस्कशन करते हैं वो करते रहेंगे। पैरेलली आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में, जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे आपको एक टेस्ट जो है प्रोवाइड किया जाएगा। अभी सप्ताह में 1 से 2 हम कोशिश करेंगे कि आपको टेस्ट जो है यहाँ प्रोवाइड करें, और उस टेस्ट को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक मैं टाइम वहाँ पे मेंशन कर दूंगा आपको कि टेस्ट जो है कब अपलोड होगा। उस टाइम में आके आप टेस्ट दे सकते हैं और आंसर की भी आपको एक जो है टाइम के बाद वो अपलोड कर दिया जाएगा, यानी उसी दिन। यानी मान के चलिए यदि 2 घंटे का टेस्ट है तो 2 घंटे बाद आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा और आप आंसर की से मिला के रियल टाइम में चेक कर सकते हैं कि आखिर जो है यदि आज एग्जाम हो जाता है तो आपका क्या स्थिति है। तो जैसा कि मैं बात किया था कि आपके लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस किया जाएगा, तो ऐसे में हम बहुत सारा टेस्ट अभी तक हम लोग कर लिए हैं। जैसे जीएस वर्ल्ड की बात करें तो फेज़ 1 और फेज़ 2 का टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पीसीएस मंत्रा से 8 टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं और ध्येय आईएएस से फेज़ 1 का हम लोग 18 से जो 19 टेस्ट अवेलेबल था वो सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी ध्येय इसका आपका जो है ये फेज़ 2 का टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो फेज़ 2 का टेस्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ध्येय का जो है टेस्ट आपका कंप्लीट करेंगे। तो फेज़ 2 में आज इसका हम लोग टेस्ट नंबर 1 देखने जा रहे हैं और ये जो टेस्ट है आपका ये जीएस का टेस्ट है, यानी आपका पूरा इसमें करंट अफेयर और पूरे जीएस का प्रश्न साथ साथ मैथमेटिक्स का प्रश्न इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे हम लोग पहले टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे थे, बिल्कुल मेरा मानना है कि आप एक बार टेस्ट अटेम्प्ट करें लेकिन सही ढंग से अटेम्प्ट करें। तो आप लोग पैरेलली मेरे साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, सारे लोग जो लोग भी देख रहे हैं। तो 1 से लेके 140 तक नंबरिंग कर ले। यदि आपके पास ओएमआर सीट है तो बहुत बेहतर बात है, ओएमआर सीट ले ले और एक एक प्रश्न हमारे साथ पैरेलली हल करने का प्रयास करें। यदि हल होता है बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। यदि मान लीजिए गलत हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको सीख लेंगे। अभी तुरंत जो है आपको डिस्कशन जो है किया ही जाएगा। तो मैं पहले भी बताया हूँ कि जब भी आप टेस्ट लगाते हैं तो एक सही तरीके से टेस्ट जो है लगाया करें और पूरा डिटेल डिस्कशन के साथ हम लोग टेस्ट देखने वाले हैं कि उसके इर्द गिर्द मान लीजिए कोई प्रश्न और क्रिएट कर दिया जाए तो आप जो है हल करने की स्थिति में अपने आप को जो है वहाँ पे स्थिति में आप हो। तो ये आप देख सकते हैं, ये यूपीपीसीएस आरओ का फेज़ 2 का जो है टेस्ट नंबर 1 है और ये टेस्ट जो है आपका समान अध्ययन फुल लेंथ टेस्ट है। इसमें करंट अफेयर भी देखेंगे तो जनवरी फरवरी मंथ 2023 का आपको कवर किया गया है। चलिए, तो इसके अलावा यदि बात करेंगे तो आप रिवीजन वगैरह करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाके लाइव सेक्शन में आप जाएंगे तो अभी कुछ दिन पहले आपको जो है कुछ मंथ पहले रिवीजन कराया गया था और उसमें पॉलिटी का रिवीजन कराया गया था, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, आपका साइंस हो गया, ठीक है, इकोनॉमी हो गया। आप जाकर रिवीजन वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज का आप वीडियो देखना चाहते हैं जो प्रीवियस हो चुका है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, यूपीपीसीएस आरओ करके एक जो है सेक्शन होगा, उसी में पूरे सीक्वेंस में आपको वीडियो मिल जाएगा। जहाँ तक यूपी स्पेशल का बात है तो आप यूपी स्पेशल भी जाके देख सकते हैं, वो भी जो है पहले से वीडियो बना हुआ है, यूपी को जो है मैप के माध्यम से कवर किया गया है। ये सब वीडियो वगैरह जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई फीडबैक आपका कमेंट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो हम लोग जो है पहले बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर रहे थे और अभी भी करेंगे। अभी अप्रक्स देखेंगे तो आपके एग्जाम में अप्रक्स 2 महीने बचे हैं, तो ये सफिशिएंट टाइम है आपके प्रैक्टिस के लिए। तो आप बेहतर एक प्रैक्टिस करके और रिजल्ट में अपना एक आप नाम जो है सम्मिलित कर सकते हैं। चलिए, तो जैसे हम लोग टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं वैसे अटेम्प्ट करेंगे। आप लोग जो है इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अब देखिए, मेरे पास अपना कोई ऐसा टीम नहीं है कि मैं जो है इसको सभी लोगों तक पहुंचाऊं। तो आप लोग जो है जो भी आपको बेहतर कंटेंट मिलता है उसको जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आप जो है प्रयास कर सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पॉलिटी से स्टार्ट किया गया है। भारत के महान्यायाधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यानी आपको क्लियरली हो गया कि गलत कथन ढूंढना है इसमें। महान्यायाधि को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, किंतु संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है अगला, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। इसमें आपको गलत कथन ढूंढना है, आंसर करें इसका। देखिए, आप लोग आंसर जो है कर लिए होंगे।
सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चूंकि गलत बताना था, यहाँ पे आप सभी को पता होगा महान्यायिक के बारे में, आप ऑलरेडी इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी हुआ है। तो आर्टिकल जो है 76 अनुच्छेद आप 76 पढ़ेंगे, तो उसमें महान्यायिक के जो है पद की व्यवस्था की गई है। एक महान्यायिक का जो है पोस्ट होगा, इसका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करेगा। तो ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भारत का जो है भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है, ये सब भी आप सभी को पता होगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे है कि महान्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, किंतु संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं है। अब देखिए, महान्यायाधीश जो है संसद के दोनों सदन में बोल भी सकता है, बैठक में भाग भी ले सकता है। क्या नहीं कर सकता है, तो मत नहीं दे सकता है, मत देने का अधिकार इसको नहीं है। बाकी भाग लेने का, बोलने का अधिकार है। तो ऐसे में स्टेटमेंट ये गलत हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखें। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो राज्यसभा के सभापति का दायित्व कौन निभाता है? ठीक, बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है। उपराष्ट्रपति स्वयं है, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष है, राज्यसभा का महासचिव। देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, यानी उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। तो राज्यसभा का सभापति कौन दायित्व निभाएगा? तो राज्यसभा का उपसभापति इसका दायित्व निभाता है। इसमें जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को। ठीक है, आप लोग पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और टेलीग्राम पे ही इस टेस्ट के अलावा भी, जैसा कि मैं बताया, कुछ टेस्ट आपको अपलोड जो है करेंगे। एक टाइम मेंशन मैं कर दूंगा वहाँ पे, और उस टाइम में आके आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर आंसर शीट से अपने आंसर भी मैच कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए। ग्राम सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? गलत कथन ढूंढना है। ग्राम सभा को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। प्रत्येक ग्राम सभा में केवल एक गांव शामिल होता है। यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा होती है। सभी कथन सही है। यहाँ पे आपको गलत कथन बताना है। देखिए आंसर आप लोग कर लिए होंगे। यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर बात करेंगे ग्राम सभा की, तो देखिए 73वां जो है संविधान संशोधन आप सभी को पता होगा। ठीक है, कब हुआ? 1992 में। और ये जो 73वां आपका संविधान संशोधन हुआ 1992 में, और इसके बाद जो है 24 अप्रैल 1993 को परिवर्तित भी हुआ था ये। तो इसमें जो है बात की गई थी किसकी? तो ग्राम सभा की बात की गई थी। और इसमें जो है लिखा है कि प्रत्येक गांव सभा में केवल एक गांव होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत होगा। एक ग्राम सभा में कई भी गांव शामिल हो सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट था जो आपका 73 संविधान संशोधन के तहत इसको संवैधानिक दर्जा मिला, तो बिल्कुल बात सही है। ठीक है, इसमें जो है पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की ग्राम स्तरीय सभा भी होती है। ठीक, तो ऐसे में यहाँ पे क्लियरली आपको दिख गया था। अगला देखें। वित्त आयोग के संदर्भ में पूछा गया है कि कौन सा इसमें सही है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति को सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार है। तो इसमें आपको सही ढूंढना है। देखिए आप लोग आंसर कर लेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल एक। बात किसकी हो रही है? वित्त आयोग की। इसके बारे में भी डिटेल में काफ़ी बार बात हुआ है। अनुच्छेद 280 पढ़ेंगे, आपको वित्त आयोग के बारे में वहाँ पता चलेगा। हर एक 5वें वर्ष जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है। और इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। तो बिल्कुल स्टेटमेंट क्या था? पहला आपको सही था। ठीक है, अब दिया था कि राष्ट्रपति को सदस्य की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार है। बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है? चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार है। तो ऐसे में स्टेटमेंट ये आपका सही नहीं बनेगा। ठीक है, संसद को जो है सदस्य का योग्यता या चयन विधि का अधिकार किसको है? संसद को है, ना कि राष्ट्रपति को। तो ऐसे में स्टेटमेंट गलत हो गया था। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। देखिए, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक असत्य है? गलत कथन ढूंढना है। ये एक सरकारी विधेयक होता है। राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे विधेयक पारित किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे विधेयक अस्वीकृत किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। इसमें आपको गलत बताना है। देखिए, धन विधेयक का चर्चा जो है आपको अनुच्छेद 110 में किया गया है। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 110 में जो है धन विधेयक के बारे में आपको मेंशन किया गया है। और आपको पता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है।
ठीक है, यानी ये का अधिकार लोकसभा का ही उस पर होता है। और ये सरकारी विधेयक भी होता है, तो ये बात सही है। राष्ट्रपति द्वारा ऐसे विधेयक को पारित किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा ऐसे विधेयक को अस्वीकृत किए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति चाहे तो इसको जो है अस्वीकृत भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। देखिए राष्ट्रपति द्वारा जो है विधेयक को पारित या अस्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए इसको नहीं लौटाया जा सकता है। ऐसे में स्टेटमेंट गलत हो गया था। अगला देखें, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल होता है। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप लोग आंसर अभी तक कर भी लिए होंगे। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। ठीक है, मानव अधिकार आयोग की अगर बात करें तो ये एक संवैधानिक जो है आपका स्वायत्त निकाय होता है, और उद्देश्य यही होता है कि मानव अधिकार संरक्षण का प्रयास किया जाए, निष्पक्ष तरीके से जो है मानव अधिकार का जो है संरक्षण किया जाए। और अध्यक्ष और सदस्य के कार्यकाल आप लोग याद रखेंगे, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, इसमें जो भी पहले हो गया वो जो है लागू हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 7। निवारक जो है निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। इसमें केवल शक के आधार पर किसी व्यक्ति को निरोध किया जा सकता है। ऐसी गिरफ्तारी के विरुद्ध व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है सही है, आंसर करें। बात हो रही है निवारक निरोध का। देखिए पहला स्टेटमेंट है, इसमें केवल शक के आधार पर किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो आपको स्टेटमेंट जो है सही है। ऐसी गिरफ्तारी के विरुद्ध व्यक्ति का दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये स्टेटमेंट जो है आपको यहाँ पे सही नहीं है। तो ऐसे में आपका आंसर यहाँ पे क्या बन गया होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन को नामित किए जाने की व्यवस्था समाप्त की गई है। देखिए आप सभी को पता होगा कि पहले एंग्लो इंडियन को जो है नामित किया जाता था 2 लोगों को लोकसभा के लिए, लेकिन अभी समाप्त कर दिया गया है। इसका आंसर आप लोग कर लिए होंगे। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया 2019 में। ठीक है, अब 25 फरवरी 2020 से लागू भी हो गया है। तो ये अब जो है 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में जो है नामित करने वाला बात समाप्त हो चुका है। अगला प्रश्न है आपका, जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब क्या होगा। वो पीठासीन होगा, उसे मत देने का अधिकार होगा, वह पीठासीन नहीं होगा, बी और सी दोनों। अच्छा प्रश्न, आंसर करें। देखिए आप संविधान में अनुच्छेद जो है 93 में पढ़ेंगे तो लोकसभा जो है अपने सदस्य के बारे में जो है एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार भी है। यानी लोकसभा क्या करता है, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनता है। लेकिन यहाँ पे बात हटाने की हो रही है। जब हटाने का होगा तब मत देने का अधिकार होगा, वह पीठासीन नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। ये पेशा अधिनियम जो है किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था। बिल्कुल फैक्चुअल सा प्रश्न है, आंसर इसका आप लोग कर सकते हैं। पेशा अधिनियम प्रोविजन ऑफ जो है पंचायत जो है आपका एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज के लिए बात की गई है। तो ये जो है भूरिया समिति के रिपोर्ट के आधार पर इसको लाया गया था। ध्यान रखेंगे भूरिया समिति सिफारिश में 1996 में इसको लाया गया था। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निषेधक तत्व में निहित है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, पुरुष और स्त्री दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी प्रावधान। तो देखिए नीति निषेधक तत्व की बात की है, और नीति निषेधक तत्व के बारे में हम लोग डिटेल में पहले भी बात किए हैं। और यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पुरुष और स्त्री दोनों को जो है समान काम के लिए समान वेतन संबंधी प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ पे लोक नियोजन में जो है अवसर की समानता की बात करें तो ये जो है मूल अधिकार के अंदर आ जाता है, और ये आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद जो है 16 में लिखा हुआ है।
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात आप सभी को पता होगा, अनुच्छेद 21। और धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 26 में दिया गया है। ठीक, जहाँ तक स्त्री और पुरुष को जो है समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, ये 39 का आपका ख में है। तो ये जो है नीति निषेक तत्व के अंदर में है, तो ऑप्शन डी ही आपका सही आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है? तो ये आसान सा प्रश्न है, आंसर करेगा आप लोग 4, 5, 6 या 3। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका बी 5। देखिए प्रस्तावना में नागरिकों को जो है 3 प्रकार के न्याय का बात किया गया है, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का बात किया गया है। जहाँ तक बात करें स्वतंत्रता की, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना को जो है सुनिश्चित करने वाली बात की गई है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के तहत राज्य ऐसे किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत है? यह भी फैक्चुअल से प्रश्न है। देखिए इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन आपका ए, अनुच्छेद 13। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा का कोई सदस्य दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत अयोग्य है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राज्यसभा का सभापति या राष्ट्रपति या लोकसभा के अध्यक्ष या निर्वाचन आयोग की सलाह पे राष्ट्रपति? देखिए दल बदल अधिनियम तो इनिशियल से संविधान में था नहीं, 52वां संविधान संशोधन किया गया आपको 1985 में। ठीक है, और इसके बाद 10वीं अनुसूची में इसको शामिल भी किया गया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निर्णय इसका या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राज्यसभा का कोई सदस्य दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत अयोग्य है या नहीं है, इसका निर्णय राज्यसभा का सभापति करेगा। तो यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर बात करें लोकसभा का, संसद में देखें तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, राज्यसभा में देखें तो राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाएगा। 91वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा में कुल संख्या का कितना प्रतिशत रखा गया है? ध्यान से अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे अधिकतम संख्या पूछा गया है, आंसर करें इसका। ठीक है, जो 91वां संविधान संशोधन किया गया, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 15% नियत किया गया है, यानी 15% रखा गया है। 91वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित बताया गया कि 15%। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकलन समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसमें राज्यसभा के सदस्यों की सम्मिलित नहीं किया जाना, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है, ये सरकारी अपव्यय रोकने की सिफारिश करती है, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। पूछा जा रहा है आप पे प्रकलन समिति के बारे में, यहाँ पे आपको गलत कथन बताना है। देखिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपका स्टेटमेंट नंबर 4। प्रकलन समिति की बात करेंगे तो इसमें टोटल जो है 30 सदस्य होते हैं, तो ऐसे में स्टेटमेंट ये क्लियरली गलती है, बाकी सब यहाँ पे सही है। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 झ के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। प्रथम वित्त आयोग 1994 में गठित हुआ था, इसमें सही कथन आपको ढूंढना है, आंसर करें। देखिए वित्त आयोग का गठन जो है 1994 में हुआ था, बात सही है, तो आंसर कर लिए होंगे। 243 झ के अनुसार जो है प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा। अगला देखेंगे, किसी भी राज्य के विधान परिषद और विधानसभा में न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं। यहाँ पे न्यूनतम वर्ड यूज किया गया है, ध्यान से आंसर करेंगे। विधान परिषद व विधानसभा में देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 40 और 60। देखिए संविधान के अनुच्छेद 170 में पढ़ेंगे तो विधानसभा में अधिक से अधिक कितने, विधानसभा में अधिक से अधिक 500, ठीक है, और कम से कम जो है 60 सदस्य, बात हो रही है विधानसभा की। वहीं आप आर्टिकल जो है 171 पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे आप विधान परिषद की अगर बात किया जाए तो विधानसभा के सदस्यों का
कुल संख्या का जो है 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक कि कम की बात करें तो 40 से कम नहीं होना चाहिए। फिर भी जो है एक्सेप्शन है कुछ, लेकिन ये जो है कंडीशन है, तो यहाँ पे 40 और 60 आपका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन किसके आदेश पे किया जाता है? संसद हो गया, राष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रधानमंत्री? देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, हम ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ठीक है, बात करें अनुच्छेद 344 का, तो राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के आदेश पे ही किया जाता है। अब एक प्रश्न और पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए पहला राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1955 में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और ये बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया गया था 1955 में। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और इसमें बताना है कौन सा सही है। पहला है, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दूसरा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124(4) में वर्णित है। यहाँ पे आपको सही कथन बताना है। देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनको पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124(4) में है, तो ऐसे में ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, आप लोग पैरेलली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। देखिए, जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद के राज्य सूची के विषय पे विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त हो जाता है? कंडीशन है इसमें कि जब आपात का उद्घोषणा हो तब आपको बताना है। अनुच्छेद 249, 250, 252 या 255? देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। 200 जो है 50, इसी के तहत जो है राज्य सूची के विषय पे जो है विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। निम्नलिखित में से किस आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद रखे जाने की सुझाव दिया था? तो बिल्कुल फैक्चुअल सा प्रश्न है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सरकारिया आयोग। अब यहां से इतिहास का आपका प्रश्न है, ये आपका राज्य व्यवस्था का प्रश्न था। कर्नाटक के पहले युद्ध का प्रमुख कारण बताना है। फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा कुछ अंग्रेजी जलपोतों को पकड़ लेना, अंग्रेज नौसेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लेना, कर्नाटक के नवाब द्वारा फ्रांसीसी से व्यापार कर मांगना, कर्नाटक के नवाब के द्वारा अंग्रेजों से व्यापार कर मांगना। तो बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न था, आंसर आप लोग कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी जो नौसेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जो है जलपोतों को पकड़ लेना। ठीक है, और आपको पता है कि पहला कर्नाटक युद्ध कब से कब हुआ था? 1746 से लेके 48 तक। ठीक है, और इसका अगर पूछा जाता आपसे कि इसका वास्तविक कारण बताइए, तो वास्तविक कारण रहता ऑस्ट्रिया का जो है उत्तराधिकार का युद्ध था। ये जो है इसका तत्कालिक कारण है। बाद में जो है 1748 में एक्सला जो है सैपल की संधि के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक मुगल शासक के समय दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था? यह आसान सा प्रश्न है। अहमद शाह, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय या आलमगीर द्वितीय? सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि 1764 में जो है बक्सर की लड़ाई होती है। ठीक है, और इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं, उसके बाद संधि होता है और उसके बाद अंग्रेजों का जो है वर्चस्व बन जाता है दिल्ली तक। शाह आलम द्वितीय के समय ही अधिकार हो गया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ही बनेगा। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम जो है अली गौहर है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित नहीं है? दी हिलाल इंडिया, दी ऑल इंडिया जो है डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समाज समता संघ, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी? देखिए यहाँ पूछा गया कि अंबेडकर से संबंधित नहीं है। दी ऑल इंडिया जो है डिप्रेस क्लास फेडरेशन, ये अंबेडकर के द्वारा ही 1920 में स्थापित किया गया था, तो ये तो सही है इसमें। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो बहिष्कारिणी हितकारिणी सभा, ये भी अंबेडकर को जो है 1927 में। इसके बाद देखेंगे समाज समता संघ, ये भी अंबेडकर के द्वारा है। नेक्स्ट यहाँ पे है डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, तो ये 1906 में हुआ था और ये जो हुआ था आपका डी आर शिंदे इनके द्वारा।
तो ऐसे में यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय आय में क्या सम्मिलित किया जाता है? आंसर करेंगे, घरेलू सेवा को, पुरानी वस्तुओं के मूल्य को, अंतिम वस्तु और सेवा के मूल्य को, हस्तांतरण भुगतान को। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। राष्ट्रीय आय का डिफिनीशन आप सभी को पता ही होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अंतिम वस्तु और सेवा के मूल्य को शामिल किया जाता है। भूमि विकास बैंक के संदर्भ में गलत कथन बताना है। भारत में सबसे पहले 1929 में नागपुर में स्थापित किया गया था। ये कृषकों की दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। देखिए इसमें क्या बताना है, असत्य कथन, ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए कृषकों को दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है, बात क्या है, सही है। भूमि विकास बैंक के बारे में जो है देखेंगे तो यहाँ पे सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये यहाँ पे दिया है कि 1929 में नागपुर में स्थापित किया गया था। ये 1929 में जो है मद्रास में स्थापित किया गया था, ना कि नागपुर में। ठीक है, अब देखिए भूमि जो विकास बैंक है, इसमें कृषि जो भी है कृषक, उनकी अचल संपत्ति को बंधक बना के उसके बाद आपको ऋण दिया जाता है। ये भी बात थोड़ा ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर का व्युत्क्रम संबंध को दर्शाता है? तो ये आसान सा प्रश्न है, आंसर करें इसका। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिलिप वक्र। फिलिप वक्र के बारे में हम लोग ऑलरेडी जो है पॉलिटी जब इकोनॉमी रिवीजन कर रहे थे तो वहाँ पे चर्चा किए थे डिटेल में। ठीक है, इसमें जो है बेरोजगारी और आपको मुद्रास्फीति की दर, इन दोनों में व्युत्क्रम संबंध को दर्शाता है। बेरोजगारी आपका बढ़ेगा, मुद्रास्फीति जो है बिल्कुल ही उसका अपोजिट जो है इन्वर्सल संबंध यहाँ पे दिखाया गया था। भारत में मुद्रा की जो है पूर्ति हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली जो शुरू की गई है वो कब से की गई है, ये पूछा गया है। मिनिमम जो है रिजर्व सिस्टम के बारे में पूछा गया है। देखिए ये कब से किया गया है, बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न है, 1957 से। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात जो है 2019 के संदर्भ में बताना है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? इस नीति को 10 सितंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की गई थी। इसका उद्देश्य प्रदेश से कृषि निर्यात को वर्ष 2024 तक दोगुना करना है। देखिए यहाँ पे सही आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग सही किए होंगे। कृषि निर्यात 2019 की बात की जा रही है, तो 10 सितंबर 2019 को ही शुरुआत किया गया था। ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे टेस्ट सीरीज में ही। उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में जो है कृषि निर्यात को 2024 तक कितना कर देना है? 2 गुना कर देना है। अगला है आपका प्रश्न, वह जनजाति जिसमें विवाह को वाफला यानी बुपला कहा जाता है वो कौन है? ठीक है, देखिए इसका आंसर आप लोग कर लेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका संथाल। संथाल में जो है ये टर्म यूज किया जाता है। बाकी इसमें कुछ और ऑप्शन दिख रहा है, जैसे चांग्या जनजाति। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस जो है क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो चांग्या जो आपको लद्दाख क्षेत्र में है। कोल की अगर बात करेंगे तो ये आपको उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ और बिहार में। कोरबा जो है ये आपको झारखंड और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 32। ये आपको जो है सुमेलित करना, एक तरफ जनपद है और एक जिला एक उत्पाद के तहत चिन्हित उत्पाद है। प्रयागराज, बलिया और चंदौली मुजफ्फरपुर में। ये मुजफ्फरनगर है आपका। ठीक है, देखिए प्रयागराज में जो है मूज उत्पादन के लिए है, तो ए का 3 बनेगा। बलिया की अगर बात करेंगे तो बलिया में जो है बिंदी के लिए एक हो गया। चंदौली की बात करें यहाँ पे तो जरी जो है जरदौज, और मुजफ्फरनगर की बात करेंगे तो ये गुण हो जाएगा। तो 3142 और 3142 ऑप्शन नंबर बी में है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के क्रम में व्यवस्थित करना है।
कावेरी है, ताप्ती है, नर्मदा है या महानदी है। अब यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि कम से अधिक की ओर, यानी सबसे पहले कम लंबाई की नदी होगी आपकी। तो यहाँ पे देखिए कावेरी है, नर्मदा, ताप्ती और महानदी। देखिए अगर इसमें आपको सबसे लंबी नदी पता है तो आप आखिरी में लिख सकते हैं। ठीक है, इन सब में जो है देखेंगे तो सबसे लंबी नदी है नर्मदा। नर्मदा के लेंथ की बात करेंगे तो ये लगभग जो है 13 से जो है आपको 12 किलोमीटर है। महानदी की यदि बात करें तो ये 851 किलोमीटर है अप्रॉक्स। ताप्ती की बात करेंगे तो ये जो है 724 किलोमीटर है। और कावेरी की बात करेंगे यहाँ पे तो ये 800 किलोमीटर। अब आप सीक्वेंस लगा दिए होंगे। देखिए सही आंसर इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पे सबसे कम यहाँ पे ताप्ती है, फिर कावेरी, महानदी और नर्मदा। 2 1 4 3 और 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी में है। वर्षा की बूंदों का मृदा के ऊपरी परतों पे प्रहार से मृदा कणों का पृथक्करण कहलाता है। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। परत अपर्दन, रील अपर्दन, और नलिका अपर्दन या अश्फाल अपर्दन। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका डी, अश्फाल अपर्दन। अगला देखें, ITCZ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है बताना है। यह निम्न वायु दाब का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पौने मिलती है तथा वायु ऊपर उठती है। ये भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। इस क्वेश्चन का ऑलरेडी डिटेल में हम लोग चर्चा किए थे। देखिए यहाँ पे असत्य कथन बताना है किसके बारे में, ITCZ। ठीक है, यानी इंटर जो है आपको इंट्रोपिकल जो है कन्वर्जेंस जोन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। देखिए निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है, बात सही है, और इस क्षेत्र में व्यापारिक पौने मिलती भी है। भारतीय मानसून को बिल्कुल इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे असत्य बताना है, कोई भी असत्य नहीं है, दोनों सही है। तो ऐसे में ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। अगला देखते हैं। ये देखिए आपको सुमेलित करना है। एक तरफ कोयला क्षेत्र और राज्य है। तो यहाँ पे है उमरसार, बाहुर है, बरकला है, कालाकोड है। चलिए आप लोग आंसर किए होंगे। देखिए उमरसार की बात करेंगे तो ये हो जाएगा गुजरात, तो एक का एक हो गया। बाहुर की बात करेंगे तो पौंडीचेरी 4। बरकला जो हो जाएगा ये केरल, और कालाकोट जो है ये जम्मू एंड कश्मीर। तो 1 4 3 2, 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न देखेंगे, गुलाबी कीट किस एक फसल से संबंधित कीट है। ये बिल्कुल फैक्चुअल सा प्रश्न है। ये कपास के फसल से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कृषि के ब्लू बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। बिजली को, सिंचाई या उर्वरक या पौधा संरक्षण। देखिए यहाँ पे पूछा गया है ब्लू बॉक्स के बारे में। देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर इसका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पौधा संरक्षण। यदि बात करेंगे ब्लू बॉक्स का, तो कृषि क्षेत्र में दी गई जो है सब्सिडी, जिसमें व्यापार में जो है विकृति उत्पन्न होती है, जैसे आपका बिजली हो गया, सिंचाई हो गया, उर्वरक हो गया, इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, एक और ग्रीन बक्स आता है। तो ग्रीन बक्स में देखेंगे तो कृषि क्षेत्र में जो सब्सिडी होता है, जिनमें व्यापार में कोई विकृति नहीं होती है, जैसे कृषि अनुसंधान हो गया, पौधा संरक्षण उपाय हो गया, ये सब जो है आपका ग्रीन बक्स में होता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है। ठीक है, आंसर करें। देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करेंगे तो ये लगभग 341 किलोमीटर में जो है फैला हुआ है। ठीक है, आंसर आप लोग ये होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जौनपुर। ठीक है, तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेस है, गाजीपुर से लखनऊ के मध्य विकसित किया गया है, और ये सब आपको इसके बीच में आपको आ जाएगा। लखनऊ हो गया, बाराबंकी, आपका अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर तक ये फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो मैप का आपको यूपी स्पेशल कराया गया है, आप जाके देख सकते हैं। यूपी स्पेशल सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। सारा जो है मैप के माध्यम से यूपी स्पेशल आपको एक माइंड मैप बनवाया गया है। सही आंसर इसमें क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। ठीक है, 7 जिला देखिए शेयर करते थे, उन्होंने देखा था, जैसे महाराजगंज से शुरू करके पीलीभीत तक। महाराजगंज था आपका सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती जो है बहराइच,
लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 41। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है। तो ये देखिए गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद, कानपुर नगर या औरिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर सी, कानपुर जो है नगर। तो यहाँ पे जो है आप सभी को पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर कितना है, 67.7%। ये उत्तर प्रदेश का हो गया। इसमें पुरुष का बात करेंगे तो ये 77.3 है, जबकि महिला का बात करेंगे तो 57.2% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला यहाँ पे जिला कानपुर नगर भी होगा, और न्यूनतम का अगर पूछा जाए तो ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, ये हो जाएगा आपका श्रावस्ती। अगला देखिए प्रश्न संख्या 42। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक संस्थान स्थित है। ये कहाँ स्थित है, ये आपको प्रयागराज में, बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न था। अगला देखें, शिवाजी के अष्टप्रधान में कौन सा राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा करता था। देखिए आय व्यय का जो लेखा जोखा करता था उसे क्या कहते हैं, आप लोग आंसर किए होंगे ऑप्शन नंबर डी, मजूमदार। ठीक है, देखिए शिवाजी में अष्ट प्रधान थे मजूमदार, जिनको अमात्य भी कहा जाता था। ये राज्य का आय व्यय का जो है लेखा जोखा लेते थे। इसके बाद एक पंडित राव, जो ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ये जो है धार्मिक मामलों के जो है परामर्शदाता थे। ठीक है, सरे नौबत जो है, इनके बारे में सेना की भर्ती हो गया, संगठन हो गया, इससे रिलेटेड ये जो है बातें कर दिया करते थे। दबीर यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है राज्य का विदेश मंत्री होता था। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम जो है क्या था। ये बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अली जो है गुरसप। ठीक है, अगला देखेंगे, तारीखे शुबितगीन पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए अल बरूनी है, फिरदौसी बैहाकी या कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए तारीख शुबितगीन का जो है लेखक कौन है, अबुल फजल जो है बैहाकी है, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सा सही है। पहला देखिए ऑप्शन, हड़प्पा सभ्यता की मुहरे और कलाकृतियां में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य भी मिले हैं। इसमें आपको सही बताना है। देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, हड़प्पा में जो है कहीं देखेंगे तो आपका गाय का चित्रण देखने को नहीं मिला है। ठीक है, खंबात की खाड़ी में निकट लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य भी मिला है, तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 47। निम्नलिखित में से गुप्त काल से संबंधित है मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ, पुराणों की वर्तमान रूप से रचना, प्रयाग प्रशस्ति की रचना। नीचे दिए कूट की सहायता से यहाँ पे उत्तर बताना है आपको। देखिए तो ये प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे तो ये गुप्त काल से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 तीनों है। मंदिर कला निर्माण भी प्रारंभ हुआ था, पुराणों के वर्तमान रूप में रचना जो है, और प्रयाग प्रशस्ति रचना भी इसी समय था। आप सभी को पता है प्रयाग प्रशस्ति रचना जो है हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त के समय किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का जो है विश्वकोश माना जाता है। चलिए आप लोग आंसर किए होंगे, इसका सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, महाविशा जो है सूत्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है। दारुल जो है सफा है, दीवाने बंदगान, दीवाने कोही या दीवाने इस्तिहाक। देखिए सही आंसर यहाँ पे आप लोग कर लेंगे ऑप्शन नंबर सी, दीवाने कोही। अब प्रश्न बनता है कि दीवाने कोही आखिर किससे संबंधित है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। ये कृषि विभाग उनके द्वारा स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अकबर के द्वारा चलाई गई झरोखा दर्शन और तुलादान की प्रथा को बंद करवा दिया था। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। देखिए ऑप्शन हो जाएगा भी, औरंगजेब के द्वारा बंद कर दिया गया था। ठीक है, चाहे झरोखा दर्शन की बात हो, तुलादान की बात हो। औरंगजेब का शासनकाल आप सभी को पता ही होगा, 1658 से लेके और 1707 तक। इसके बाद तो मुगल काल का पतन ही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी विजयनगर के तुल्लु जो है शासक कृष्णदेव राय की उपाधि नहीं है। आंध्र भोज है, अभिनव भोज, आंध्र पितामह या वेदमार्ग प्रतिष्ठापक। देखिए
सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये आंध्र भोज की बात हो, आंध्र पितामह हो, अभिनव भोज, ये सब जो है उपाधि था कृष्णदेव राय का। बाकी यहाँ पे जो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक है, ये जो है उपाधि बुक्का प्रथम के द्वारा जो है धारण किया गया था। निम्नलिखित में से कौन एकमात्र चिश्ती संत अविवाहित थे? शेख निजामुद्दीन औलिया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी है। देखिए सही आंसर आप लोग किए होंगे, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया। निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है कहा गया है? ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ये पश्चिमी भारत का पूछा गया है। राजा राम मोहन राय है, आत्मारंग पांडुरंग, महादेव रनाडे या डी.के. कर्वे। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर आपका सी, महादेव रनाडे को यहाँ पे कहा गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह 1857 का क्रांति है और दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी हैं। तो यहाँ पे बताना है कौन सुमेलित नहीं है। झांसी में जो है हीरोज हो गए, बरेली में कैंपबेल, फैजाबाद में हडसन और आपका इलाहाबाद में कर्नल नील। देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बाकी सब सही है। झांसी में हीरोज के द्वारा दमन किया गया था, बरेली में कैंपबेल के द्वारा ही, इलाहाबाद में नील के द्वारा, फैजाबाद में जो है आपको ये कैंपबेल के द्वारा किया गया। तो ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। मिर्ज जो है गुलाम अहमद ने वर्ष 1889 में अहमदिया आंदोलन शुरू किया। अहमदिया आंदोलन ने जिहाद का विरोध भी किया। इसमें असत्य कथन आपको बताना है। देखिए, मिर्ज अहमद के द्वारा जो है 1889 में अहमदिया आंदोलन शुरू किया गया था, ये बिल्कुल ही सही है। और इसमें जिहाद का विरोध भी किया गया था, ये भी बात सही है। यहाँ पे लेकिन असत्य बताना है, दोनों सही है। तो ऐसे में ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। नेटिव मैरिज एक्ट में अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया था। यह एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? देखिए तो आसान सा प्रश्न है, आंसर आप लोग कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड जो है नॉर्थब्रुक। ठीक है, इन्हीं के समय नेटिव जो है मैरिज एक्ट आपका पारित हुआ था। ये जो है 1872 में आपको पारित हुआ था। कथन कारण दिया गया, पहला है गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है का दृष्टिकोण समाचार पत्रों के प्रति उदार था। बेंटिंग को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसमें बताना है कौन सा सही है। देखिए, बात करें अगर विलियम बेंटिंग का, तो दृष्टिकोण समाचार पत्र के लिए उदार था। बेंटिंग को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, बिल्कुल ही गलत है आपका। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? मैटकाफ को। ठीक है, क्योंकि उनके द्वारा जो है लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू किया गया था। तो ये गलत है और आर आपका, सॉरी, ये यहाँ पे आपका सही है, आर गलत है। तो ऐसे में देखिए ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी, ये सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक तरफ आपका सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। यह आसान सा प्रश्न है। मद्रास का संस्थापक है आपका, बम्बई है, पांडिचेरी है, कलकत्ता है। देखिए जो भी आपको पता है, जैसे मान लीजिए आपको डी पता है, कलकत्ता के संस्थापक कौन है? जॉब चरनाक है, डी का आपका 1 बन गया। ठीक है, मद्रास के संस्थापक कौन थे? फ्रांसिसी डे, तो ये 4 बन गया आपका। बम्बई के संस्थापक की बात करेंगे तो ये आंगियर हो गए। और पांडिचेरी की प्रथम गवर्नर, पांडिचेरी के प्रथम गवर्नर जो है मार्टिन हो गए, फ्रैंको मार्टिन। 4-2-3-1, 4-2-3-1, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चार्ल्स वीड कमेटी की अनुशंसा नहीं थी? प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए, प्रत्येक जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल खोला जाए, भारतवासियों को आंग्ल भाषा की शिक्षा दी जाए, संबंध निजी विद्यालय को अनुदान के रूप में सहायता देना। यहां पूछा गया कौन अनुशंसा नहीं था? देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारतवासियों को आंग्ल भाषा में शिक्षा दी जाए। तो ये आखिर अनुशंसा किसका था? तो ये मैकाले समिति का था। बाकी सब यहाँ पे जो है चार्ल्स वुड कमेटी का सिफारिश था। पोटोनोवा के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बताना है।
ये मराठा और अंग्रेज के मध्य लड़ा गया 1781 में। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल आयरकुट के द्वारा किया गया। ठीक है, आंसर करें। देखिए यहाँ पे क्या बताना है, सही। ठीक है, तो पोटनुआ का युद्ध जो है हैदर अली और अंग्रेज के बीच में 1781 में लड़ा गया था। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है आयरकुट के द्वारा किया गया था, ये बात सही है। तो ऐसे में ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। मुस्लिम लीग ने किस तिथि को सीधी कार्रवाई दिवस शुरुआत की थी? सीधी कार्रवाई दिवस, डेट बताना है आपको। आंसर आप लोग कर लिए होंगे, 16 अगस्त जो है 1946। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 62। निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया कि उद्देश्य जो है संविधान का अंग नहीं है? अब देखिए, उद्देश्य को पहले संविधान का अंग नहीं माना गया, फिर मान लिया गया। तो यहाँ पूछा गया है कब नहीं माना गया था। देखिए कौन था, ये वीरूवादीवाद था, इसमें आपको नहीं माना गया था। ठीक है, बाद में केशवानंद भारती केस आया और इसमें उद्देश्य को संविधान का अंग मान लिया गया था। राज्यसभा में विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन की प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? देखिए, तो आप आंसर कर लिए होंगे, ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड। ठीक है, आपको पता है कि राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, और जो कला हो या विज्ञान, समाज सेवा हो, इन सब क्षेत्र में जो है कोई बेहतर किया हो तो उनको मनोनीत किया जाता है। ये हम लोग आयरलैंड से जो है लिए हैं। अगला देखिए, भारतीय संविधान नम्यता और अनियमितता का अनोखा मिश्रण है। इसमें संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। अब ये बताना है कौन सा चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, आंसर करें। देखिए ये रहा ऑप्शन आपका, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में ऑप्शन है, लेकिन आजकल एग्जाम में ऑप्शन जो है चेंज कर दिया जाता है, ध्यान से ऑप्शन करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बताना था आपको, पहला है कि भारतीय संविधान नम्यता और अनियमितता का अनोखा मिश्रण है। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे दिया है कि इसमें संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये तो सही है, आप देखेंगे कि भारतीय संविधान ना ही कठोर है ना ही ज़्यादा आपको लचीला भी है, दोनों का मिश्रण ही है। ठीक है, तो कठोर और अधिक लचीले के मध्य जो है एक संतुलन स्थापित करता है। जबकि बात करें अगर संशोधन की, तो ईजिली हम लोग कर सकते हैं संशोधन, बहुत कठिन प्रक्रिया नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी ही सही उत्तर होगा। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो किस अनुच्छेद के तहत उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है? देखिए आप लोग आंसर कर लेंगे, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ए, आर्टिकल 9। देखेंगे संविधान का भाग 2 पढ़ेंगे, इसमें जो है आर्टिकल 5 से लेके 11 तक लिखा गया है। नागरिकता से रिलेटेड सारा प्रावधान है इसमें, और इसमें ऑलरेडी जो है आर्टिकल 9 में मेंशन किया गया है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी भी देश का नागरिकता ले लेता है तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, भारत में जो है दोहरी नागरिकता नहीं है, आप सभी को पता ही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है ये आपको बताना है। प्राकृतिक जो है पर्यावरण की रक्षा और उसका संरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। देखिए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य पूछा गया है। आपको पता है कि मौलिक कर्तव्य टोटल 11 है, 51 के क्रम में मेंशन किया गया है। तो इसमें क्या मेंशन नहीं है बताएगा, ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछा गया था। ठीक है, तो आप सभी को पता है ये जो बात है आपको नीति निश्चय तत्व में, बाकी सब सही है। अगला देखते हैं 67। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में आखिर कौन लोग होते हैं ये पूछा गया है। संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं। देखिए ये अच्छा प्रश्न है, आंसर कर लिए होंगे आप लोग। आर्टिकल 63 पढ़ेंगे तो उसमें भारत के उपराष्ट्रपति की बात की गई है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा, और इनसे निर्वाचन से संबंधित बातें कहाँ की गई है, तो आर्टिकल 66 एक में की गई है। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है कि नियुक्ति में कौन जो है पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, संसद के मनोनीत सदस्य जो है भाग इसमें लेते हैं। ठीक है,
विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, नहीं है बिल्कुल। संसद के मनुष्य सदस्य भाग नहीं लेते हैं बोला है, तो ये तो गलत हो जाता। राज्य विधानसभा के बिल्कुल ही भाग नहीं लेते हैं, तो ये भी गलत हो जाता। आगे देखें, युग्मों में से कौन सुमेलित है बताना है। एक तरफ पर्वत है और एक तरफ सर्वोच्च बिंदु है, तो ये अच्छा प्रश्न है। देखिए एडीज जो है इसका सबसे ऊंचा जो बिंदु एकांगुआ है, रॉकी का जो है माउंट एल्बर्ट है, और ग्रेट डिवाइडिंग का माउंट कोशिकस्को है। आंसर करें इसका। देखिए इसमें सारा ही सही सुमेलित है, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। रोन डेल्टा तथा लायंस की खाड़ी में चलने वाली ठंडी हवा है, यह है मिस्ट्रल, बोरा, फान या जोंडा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मिस्ट्रल। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। साधारणतः जो है ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है कहाँ पे। देखिए ये जो आपको तंबाकू खेत में जनरली देखने को मिलता है। श्वेत नील एवं ब्लू नील नदियां अफ्रीका महाद्वीप के किस स्थान पर मिलकर संयुक्त रूप से जो है नील नदी के नाम से जो है प्रवाहित होती है। तो देखिए ये जगह कौन सा है, सूडान का खार्तून जगह, ठीक है। यहीं पे आपको जो है श्वेत नील और ब्लू नील नदियां मिल जाती है। विश्व का सबसे बड़ा जो है सिंथेटिक रबर टायर बनाने का केंद्र एक्रोन जो है कहाँ स्थित है। तो देखिए कहाँ पे, यूएसए में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 73। कथन कारण है उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त और अस्थायी होती है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। ये तो आसान सा प्रश्न है। देखिए आपका ये ग्लोब हो गया और ये 0 डिग्री लाइन हो गया आपका, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो ये प्रश्न संख्या आपका था हाँ 73। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। ए आर सही है, इस आर का सही व्याख्या भी कर रहा है। विषुवतीय जलवायु प्रदेश में सदाबहार वर्षा वनों के व्यापक विस्तार पाए जाते हैं, क्यों। इस प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान रहता है। इस प्रदेश में वर्ष भर संवहनीय वर्षा होती रहती है। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला देखते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक जापान में निवास करती है। देखिए ये जो एनु जनजाति है ये जापान की है। बाकी देखिए इनुइट है, इनुइट जो है कनाडा का है। जुलू की बात करें तो ये जो है आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, और नार्डिक जो है ये स्कैंडिया हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ घास भूमि है और एक तरफ अवस्थिति है। देखिए सिल्वास है अमेजन घाटी में, लानोस अर्जेंटीना, उरुग्वे में, अब पंपास आपका वेनेजुएला में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सिल्वास जो है आपको अमेजन घाटी में, ठीक है। ये जो आपको लानोस दिख रहा है, ये लानोस जो है वेनेजुएला में जो है सवाना घास के मैदान में पाया जाता है, तो ये तो गलत हो जाता, ठीक है। और पंपास के बारे में ऑलरेडी हम चर्चा किए थे। चलिए आगे देखते हैं। पंपास कहाँ पे है आपको, तो अर्जेंटीना और उरुग्वे में है ये। अगला है आपको वास्टपोरस जल संधि इस्तांबुल और जो है अनातोलिया प्रायद्वीप को अलग करती है, काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। दोनों कथन सही है, तो यहाँ पे आंसर करें। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, वास्टपोरस जल संधि की। तो ये जो है इस्तांबुल और जो है अनातोलिया प्रायद्वीप को ही अलग करती है। तो ये स्टेटमेंट तो सही था। काला सागर मरमरा सागर को जोड़ती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से कौन जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है। क्वार्टाइज है, संगमरमर, ग्रेनाइट या सिस्ट है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट जो क्या है आपका अग्नेय चट्टान है, सारा इसमें रूपांतरित चट्टान है, ठीक है। अब देखिए आप संगमरमर का आप देखेंगे तो ये जो है आपको चूना पत्थर से कन्वर्ट हुआ, ठीक है, तो ये भी रूपांतरित ही है। अगला देखिए,
निम्नलिखित वन जीव अभयारण्य में से कौन सा एक सफेद भालू के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो ये बिल्कुल फैक्चुअल सा प्रश्न है। आंसर आप लोग कर लिए होंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दाची गाम। ये जो है जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है और यहाँ पे सफ़ेद भालू का ये जो सफ़ेद भालू होते हैं इनके संरक्षण के लिए जगह प्रसिद्ध है। 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? देखिए कहाँ पे हुआ था, कोयम्बतूर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1912 में। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है, इसका जो है कारण क्या है? ये दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ है या दक्षिणी पूर्वी है या उत्तर पूर्व है या पश्चिमी है? देखिए शीतकाल में जो ये बारिश देखने को मिलती है ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ही देखने को मिलती है। कौन सा सुमेलित जो इसमें नहीं है ये बताना है। ठीक है, एक तरफ जलप्रपात है और एक तरफ नदी है। देखिए तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए अमृत धारा जो जलप्रपात है ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में जो है हसदो या हसदेव नदी पे है, ये ना कि महानदी नदी पे है। बाकी सब सही है यहाँ पे। अगला देखें, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है? ठीक है, ब्यास है, सतलज, यमुना या दूधगंगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दूधगंगा। ठीक है, तो दूधगंगा के बारे में अगर बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में बहती है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 84। विदर्भ नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र स्थित है, तो ये आपको पता ही है दक्कन पठार के पूर्वी भाग में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक की सीमा समुद्र से नहीं लगती है? इजीली आप बता सकते हैं। देखिए समुद्र से लगने वाला जो है सीमा, तो यहाँ पे लेफ्ट में देखेंगे तो 5 राज्य और राइट में यहाँ पे आपको 4 राज्य। देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना क्या है? ये लैंडलॉक जो है, स्थलरूप जो है ये राज्य है। बाकी पश्चिम बंगाल देखिए यहाँ पड़ जाएगा, कर्नाटक यहाँ पे और आंध्रा यहाँ पे। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक हीरा भंडार के मामले में शीर्ष पे है? हीरा भंडार के मामले में शीर्ष पे कौन है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस। यहाँ पे भंडार की बात की गई है। और हीरा उत्पादन में भी देखेंगे तो पहले स्थान पे रूस ही है। कोचीन बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ये केरल में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ये लैगून पे स्थित है, ये भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। सभी कथन सही है। देखिए तो ये आप लोग आंसर किए होंगे, सारा स्टेटमेंट ही सही है, तो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगला है आपको, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भारत में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। भारत में सर्वाधिक जो है ग्रामीण जनसंख्या वाला संघीय क्षेत्र दिल्ली है। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला संघीय क्षेत्र दमन दीव है। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य नागालैंड है। इसमें आपको गलत बताना है, यानी गलत कथन ढूंढना है आपको। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। देखिए सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला केरल ही हो जाएगा, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला संघीय क्षेत्र दिल्ली ही बन जाएगा, न्यूनतम शहरी वाला दमन दीव। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम लिंगानुपात पूछा गया था, यहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात वाला हरियाणा है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें सही ढूंढना है। देखिए क्लोरोफेनिकॉल प्रतिजैविक अस्थि है, बेनाड्रिल जो है प्रतिहिस्टामिन है, एस्टोम्पम जो है आपको कृत्रिम मधुरक है। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी ही सही सुमेलित है। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? गलत बताना है। फ्रक्टोज जो है फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है। मानव शरीर में सेलुलोज के पाचन में अक्षम होता है ये। गैस्ट्रीन और एक पेप्टाइड हार्मोन है। रतौंधी एक अनुवांशिक रोग है। इसमें क्या आपको सही कथन बताना है? देखिए तो सही कथन कौन सा नहीं है? देखिए फ्रक्टोज जो है फलों के मीठे के स्वाद के कारण होता है, सही है। मानव शरीर जो है सेलुलोज पाचन के लिए बिल्कुल ही नहीं बना है। गैस्ट्रीन एक पेप्टाइड हार्मोन है। रतौंधी एक अनुवांशिक रोग है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है।
ठीक है, तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म द्वारा संभव है। जब दो समानांतर समबल दर्पण के मध्य कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होता है। ठीक, अच्छा प्रश्न, आंसर करें। देखिए, आपको पता है कि वर्ण विक्षेपण अगर करना है तो उसके लिए एक प्रिज्म ले लेंगे, तो ये आपका वर्ण विक्षेपण हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही है। दो समानांतर अगर समतल दर्पण रखेंगे, उसके मध्य कोई अगर वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, इनफाइनाइट ही बनेगा। दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। 92 देखते हैं। चलती गाड़ी में अचानक रुकने पर यात्रियों के आगे की ओर झुक जाना उदाहरण है किसका? आसान सा प्रश्न है ये। देखिए, जड़त्व का उदाहरण है। जड़त्व के कारण जो है ब्रेक एकाएक जैसे ही लगता है तो आप मोशन में होते हैं, ठीक है, और ब्रेक लगने को जैसे आपका बॉडी का निचला पार्ट वो तो कंटेक्ट में रहता है तो रेस्ट में चला जाता है, लेकिन ऊपरी पार्ट जो है आपका झुक जाता है आगे की ओर। अगला देखें, गॉश निम्नलिखित में से किस एक का मात्रक है? गॉश, देखिए, लेंस की शक्ति है, रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटा, और यहाँ पे चुंबकीय प्रेरण है, विद्युत प्रतिरोध है। रेडियो एक्टिविटी तो आपको पता है इसका क्यूरी होता है। लेंस की क्षमता हम लोग जो है डायोप्टर में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? गॉस, ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय प्रेरण। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आप सभी को पता होगा, ओम। अगला देखें, पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान होता है, तो ये कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी किसी को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से आप फेंक देते हैं, फिर दोबारा जो है पृथ्वी पर लौट के वो नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु में पाया जाने वाला मौलिक कण नहीं है? परमाणु में पाया जाने वाला मौलिक कण नहीं है। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया, सिंपल सा प्रश्न है, बिल्कुल साधारण सा। देखिए, इसमें आपको पता ही है कि बाहरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूट्रॉन जो है नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन जब समुद्री, मैंग्रोव और आर्द्र परितंत्रों की वनस्पति के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है तो इन जो है परितंत्रों में उपस्थित कार्बन क्या कहलाता है? इसको क्या बोलते हैं? ब्लू कार्बन, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगला देखिए, पायरलोलुसाइड किसका अयस्क है? ठीक है, ये जो है आपका ऑप्शन बन जाएगा, यहाँ पे आंसर कर लिए होंगे लोग, मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज का ये आपका अयस्क है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध सूखने की शक्ति के नष्ट होने से है? देखिए, सूखने का शक्ति कब नष्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एनोशीमिया। ठीक है, गंध की शक्ति आंशिक या पूर्ण रूप से अभाव हो जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे आपका इम्फाइसीमा है, तो ये एक प्रकार का जो है क्रॉनिक प्रतिरोधी फुफ्फुसिया रोग होता है। ल्यूकेमिया है आपको यहाँ पे, तो ये तो रक्त कैंसर ही होता है। अगला देखिए, निम्न में से किस तापमान पे पाठ्यांक जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे एक ही हो जाता है? तो ये हम क्वेश्चन न्यूमेरिकली सॉल्व भी किए थे टेस्ट सीरीज में ही इसको। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपको 40 पे। ठीक है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को आप इक्वल कर दें, वैल्यू यही निकल के आपको आ जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सत्य नहीं है? रानीखेत मुर्गियों का संक्रामक बीमारी है। वाष्पोत्सर्जन जो है पोटोमीटर से मापा जाता है। मैड काऊ रोग मवेशियों में मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मवेशियों में होने वाला मुंहपका रोग कारक उसका जीवाणु होता है। इसमें क्या बताना है? गलत है, तो गलत कथन ढूंढेंगे तो आंसर यहाँ पे सही क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मवेशी में जो है मुंहपका रोग का कारण जीवाणु नहीं विषाणु होता है। निम्नलिखित में से एक तंत्रिका संबंधी रोग है? मिनीमाता, कुष्ठ रोग या पीलिया या थैलेसेमिया। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, तंत्रिका संबंधी रोग पूछा गया था। तो ये शरीर में जो है पारा की अधिकता के कारण होता है, जापान में एक बार काफ़ी फैला होता। कुष्ठ रोग के बारे में पता ही है, ये तो संक्रामक बीमारी है। पीलिया जो है ये तो आपको लीवर को इफेक्ट करता है, और थैलेसीमिया जो है ये तो आनुवांशिक ही आपका रोग है। अगला देखें, यकृत उत्सर्जन में महत्वपूर्ण सहयोग आखिर कैसे देता है? ठीक है, अच्छा प्रश्न है।
आवश्यकता से अधिक अम्लों के नाइट्रोजनीय पदार्थ से यूरिया में परिवर्तित करके, रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। लीवर के बारे में यहाँ पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी, आवश्यकता से अधिक अम्लों का नाइट्रोजन जो पदार्थों को यूरिया में परिवर्तित करके और रुधिर में अमोनिया से यूरिया में परिवर्तित करके। दंतवल्क निम्नलिखित में से एक कैल्शियम यौगिक से बना होता है, तो किससे बना होता है? ये आसान सा प्रश्न है आपका। ये आपका कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को सुधारने में सहायक है? आयात प्रतिस्थापन है, उच्च स्तरीय उत्पादन तकनीकी का प्रयोग है, घरेलू उद्योगों की कार्य क्षमता में वृद्धि है, या उपरोक्त सभी? सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब देखिए यहाँ से मैथमेटिक्स का प्रश्न है, इसको देखते हैं। लो ध्यान से आप लोग भी सॉल्व करने का प्रयास करें। ए की वर्तमान आयु वी से आधी है, 20 वर्ष बाद बी की आयु ए की आयु से 1.5 गुनी हो जाती है, तो बताइए ए की आयु क्या होगी? स्टेटमेंट पढ़ना, इक्वेशन लिखना, आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, ए की जो है वर्तमान आयु बी से आधी है, ठीक है, तो हम यहाँ पे ए लिख देते हैं। ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। ए का आयु बी से आधी है, तो चलिए बी को हम लोग मान लेते हैं 2x, तो ए कितना हो जाएगा, x यानी इसका आधा हो गया। अगला स्टेटमेंट है कि 20 वर्ष बाद बी की आयु ए की आयु से 1.5 गुनी हो जाएगी, तो 20 वर्ष बाद यानी 20 वर्ष बाद आपको, ये तो जनरल इक्वेशन बन गया, लेकिन अब क्या क्वेश्चन में आपको दे रहा है कि 20 वर्ष बाद जो है ए का एज बी का आयु ए से 1.5 गुना हो जा रहा है, 1.5 गुना, ठीक है, तो ए से 1.5 गुना हो जा रहा है, यानी ए का 1.5 गुना क्या हो जाएगा आपका, 1.5 गुना को आप लिख सकते हैं 1/1/2, ठीक है, तो ये हो जा रहा है 20 वर्ष बाद। तो उस समय आपको ए का आयु ज्ञात करना है, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये आपका 3/2 लिख सकते हैं इसको, और ये हो गया आपका x + 20 = 2x + 20। तो यहाँ से देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/2x बन जाएगा, प्लस 3/2 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो 2 से ये 10 बार में कट जाएगा, यानी 30 हो जाएगा यहाँ पे 30, = 2x + 20। अब x को एक साइड कर लेते हैं, 3/2x यहाँ पे -2x हो गया, = यहाँ पे 20 है, ये राइट साइड गया तो -30 बन गया। यहाँ पे एलसीएम ले लें, यहाँ पे 2 एलसीएम बन जाएगा, यहाँ पे 3x माइनस, यहाँ पे 3x हो गया, माइनस 2 दूनी यहाँ पे 4x बन गया, = 20 - 30, ये -10 हो गया। तो यहाँ पे यदि सॉल्व करेंगे आप तो ये -x/2 = -10 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिए, तो x का वैल्यू यहाँ क्या निकल के आ गया, 20, ठीक है, x का वैल्यू 20 आ गया। आपसे पूछा क्या है यहाँ पे, तो एक आयु ही पूछा है, और एक आयु हम लोग एक आयु के आयोजन किए थे x वर्ष, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, 20 वर्ष। अगर b का पूछा जाता तो b का क्या हो जाता आपका, 40 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, पूछा है x का पावर -1 को x - 1 से भाग देंगे तो भागफल क्या होगा? तो सिंप्लीफिकेशन है, इजी है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। x का पावर -1 को डिवाइड किससे करना है, x - 1 से। अब देखिए रीराइट आप करके इसको क्या लिख सकते हैं, तो x का पावर -1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होगी। डिवाइड जो है x - 1, यहाँ पे अगर x एलसीएम आप लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 1 - x, डिवाइड नीचे हो गया x - 1। अब देखिए रीराइट करके आप जो है ऊपर यहाँ पे -1 कॉमन ले लें, तो -1 अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका x - 1, -1 कॉमन लेते हैं तो डिवाइड x इंटू ये हो जाएगा 1/x - 1। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है x - 1 कैंसिल हो गया, तो ये आपको बन गया -1/x, तो आंसर क्या आ गया, -1/x। तो ये ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, देखिए क्या प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या जो है 200% तक बढ़ा दी गई है, तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, ठीक है।
अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी को पता ही है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपका पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहा है रेडियस बढ़ाने का। ठीक है, मानिए पहले कि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि रेडियस जो है किसी वृत्त का कितना है। ठीक है, लेटेस्ट जो है रेडियस एज्यूम कर लेते हैं हम लोग आर। अब नया रेडियस कितना बोल रहा है करने के लिए, 200% तक बढ़ा रहा है। तो इसका 200% बढ़ाएंगे तो सीधे हो जाएगा 300/100, यानी 3R आ जाएगा। यानी 200% बढ़ने का मतलब क्या हुआ, आर का अब 200% बढ़ा दिया जाएगा, यानी 200/100। तो ये आर प्लस 2R कितना हो जाएगा, 3R। ठीक है, अब आप एरिया निकाल लें और प्रतिशत यहाँ पे इजिली निकाल सकते हैं आप। तो पहले जब आर एरिया है तो वृत्त का जो है क्षेत्रफल कितना होगा इनिशियल में, तो इनिशियल में हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर। फाइनल में अगर देखेंगे तो अब 3R हो गया है इसका रेडियस, तब नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह पे 3R का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया ये पाई आर स्क्वायर ही रहा, ये हो गया पाई 3×3 = 9, 9R स्क्वायर। तब देखिए आखिर चेंजेज क्या हुआ है एरिया में, तो देखिए एरिया में चेंजेज हुआ है 9 पाई आर में से अगर आप 1 पाई आर स्क्वायर घटा देते हैं तो यहाँ से 8 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो 8 पाई आर स्क्वायर का चेंजेज आया। कितना पे चेंजेज आया है, ये पाई आर स्क्वायर पे, तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे 8 पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर नीचे रखेंगे इंटू 100। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कितना आ गया, आपका 8%। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या हो गया, 800%। ठीक है, यही आपका आ रहा था 8 पाई आर स्क्वायर डिवाइड पाई आर स्क्वायर इंटू 100। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, तो 800 ही आपका आंसर बन गया। और देखिए और दूसरे तरीके से भी आप इसको बना सकते थे, जैसे 200% है यहाँ पे। ठीक है, 200% को आप जो है क्या लिख सकते थे, 200% बढ़ाने की बात की गई है। ठीक है, 200/100। ठीक है, तो यानी पहले 1 था तो 200% बढ़ाना है, यानी 1 से 3 कर दिया गया था, यानी 2 जो है यहाँ पे बढ़ाया गया था। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको एरिया निकालना ही पड़ता। ठीक है, पाई तो यहाँ पे कांस्टेंट था, लेकिन ये जो है देखेंगे तो 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आर जो है कितना हो जाएगा, चूंकि आर स्क्वायर होता है तो यहाँ पे ये 9 टाइम्स हो जाता। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, और फिर चेंजेस देखेंगे तो 9 से 1 जो है 8 का चेंजेज हुआ है, तो सीधे आप 8 जो है 800% लिख सकते थे। अगला देखते हैं। अब x का वैल्यू 3 है तो इसका वैल्यू बताना है, तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। यहाँ पे बस पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दें, तो ये 3 का क्यूब हो गया माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3। 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, तो ये कितना बन गया 27 माइनस 12, 27 माइनस 12, 7 में से 2 गया 5, 15। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग पैरेलली हर करते रहें, और जिनको प्रॉब्लम है वो देखें और उसके बाद एक बार प्रयास करेंगे, आपसे सॉल्व हो जाएगा। फिर भी अगर मैथमेटिक्स में या कहीं कोई इशू आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखिए ए का अर्थ यहाँ पे प्लस दिया है, बी का अर्थ माइनस दिया है, सी का अर्थ डिवाइड का सिंबल है, और डी का अर्थ यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो बस यहाँ पे आपको पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट की बात है। यहाँ पे 18 है, ए की जगह पे जो है प्लस का सिंबल है तो प्लस लिख दें हम लोग, और यहाँ पे फिर 12 है तो 12 की जगह पे 12 लिख दें। बी की जगह पे माइनस का सिंबल है, माइनस कर देते हैं। इसके बाद सॉरी यहाँ पे ए है, हाँ ठीक है, ए हम लोग लिख दिए, और ए की जगह पे प्लस का सिंबल, फिर 12 हम लोग लिख दिए 12। सी है, अब सी की जगह पे क्या है तो डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड का सिंबल लगा देते हैं। फिर यहाँ पे 6 है, डी की जगह पे यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का सिंबल, फिर 2। बी की जगह पे आपका माइनस, तो माइनस का सिंबल, और 5। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। तो ये देखिए ये डिवाइड वाला है, पहले काम किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 6 दूनी 12 आ जाएगा 2, 2 इंटू 2 -5 और 18। ये बोर्ड मास का रूल आपको लगाना होगा। अब फिर मल्टीप्लाई आप करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा -5, ये प्लस का 18 इधर हो गया। अब ये 18 4 22 हो गया, और 22 में से 5 माइनस करेंगे आपका 17 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इसमें क्या बताना है, लुप्त संख्या बताना है। तो देखते हैं, ये सीरीज में पहले 0 है, फिर 4 है, फिर आपका 18 है, 100 है, तो अगला जो है क्या हो जाएगा। अब देखिए अब
इसमें आपको देखना होगा कि क्या रिलेशन, इसमें अब देखिए सीरीज काफ़ी स्पीड में इंक्रीज कर रहा है, ऐसे में स्क्वायर होकर कुछ यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो को मान लीजिए जीरो का स्क्वायर इंटू जीरो, जीरो ही आ जाएगा। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और इंटू 1, तो ये 4 बन जाएगा। 18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 का जो है स्क्वायर इंटू 2, तो ये 18 बन जाएगा। 100 को जो है इसके बाद देखेंगे तो 4 का स्क्वायर और इंटू 2 करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 दूना 32 आ जाएगा। ये 100 है तो ये 5 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे सॉरी 1 मिनट, ये 18 हो गया। इसके बाद हम लोग यदि 4 का स्क्वायर इंटू 3 करते हैं तो 16 3 48 हो जाएगा। और फिर यदि 5 का स्क्वायर और इंटू 4 करते हैं तो ये आपका 100 बन जाएगा। फिर हम लोग 6 का स्क्वायर इंटू 6 करते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 है, 36 में 6 से करेंगे 216। ये 5 हो गया, 5 के बाद 6 का स्क्वायर ही करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 36 36 बचे कितना हो गया, ये आपका 180। ठीक है, तो इस सीरीज क्या बन रहा है, 0 4 18 और ये बन रहा है आपका 48, 4 चौका 16 48 48 और इसके बाद 100 और इसके बाद 180। अब देखिए इस सीरीज में एक टर्म यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, इसके बाद इसको 48 भी देना चाहिए था, तब ये सीरीज थोड़ा फुलफिल होता। ठीक है, बाकी इसको जो है करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आप लोग 48 भी लिख लेंगे। उसके बाद ये 100 और इसके बाद आपका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे 180। इसमें पूछा है कौन सा अक्षर जो है सब में अलग है, इन सब से अलग है, ऑड है। देखिए यहाँ पे ए से ई लिखा हुआ है तो ए के बाद बी होता है फिर सी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर देखेंगे तो 2 हो गया, सी के बाद ई तो यहाँ भी 2 दूसरे नंबर पे अंतर आ रहा है। फिर देखें यहाँ पे एफ आपको एच और जी है तो एफ के बाद एच जो है ये +2 पे ही आ जाएगा, फिर ये 2 पे ही आ जाएगा। के के बाद एल की बात करेंगे तो के एल यानी अगला ही नंबर है ये, और एल से एन जाने में 2, एन से पी जाने में 2 और पी से आर जाने में 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 2 का अंतर है ए बी और डी में, लेकिन सी में देख रहे हैं तो 1 2 का अंतर है, तो यही अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न देखें, एक व्यक्ति है 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो ये डायरेक्शन का प्रश्न है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका ईस्ट, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ। चलिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है मान लीजिए यहाँ से चलता है तो 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो इसको उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चला देते हैं। मान लीजिए यहाँ पहुँच गया ये कितना, 12 किलोमीटर। फिर 15 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। ठीक है, 15 किलोमीटर जो है आपको पूरब की ओर, तो यहाँ से पूरब आपका 15 किलोमीटर इधर चला देते हैं इसको, ये पहुँच गया यहाँ पे। उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब पश्चिम यानी फिर ये क्या होगा, रिवर्स होगा आपका, और कितना दिया है ये आपको 15 किलोमीटर। फिर 15 किलोमीटर ये पश्चिम की ओर, 15 किलोमीटर पूरब की ओर, और फिर इसके बाद 15 किलोमीटर, अब पूरब की ओर चला और फिर पश्चिम की ओर चलेगा तो यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, फिर 18 किलोमीटर उत्तर की ओर चल रहा है, 18 किलोमीटर उत्तर यानी ये हो गया आपका 18 किलोमीटर उत्तर। प्रारंभिक स्थल से कितना दूर है ये, ठीक है, ये बताना है आपको। एक मिनट, हमको ये प्रश्न थोड़ा अंग्रेजी में पढ़ लेने देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में इशू दिख रहा है। ए मैन मूव्स जो है 12 किलोमीटर नॉर्थ, देन 15 किलोमीटर ईस्ट, देन 15 किलोमीटर वेस्ट एंड देन 15 किलोमीटर साउथ, एट व्हाट डिस्टेंस ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। सबसे पहले मैन जो है ये 12 किलोमीटर नॉर्थ में चलता है, तो 12 किलोमीटर चलिए यहाँ पे हम लोग पहुँचा दिए 12 किलोमीटर। फिर दे रहा है 15 किलोमीटर ईस्ट में, ईस्ट यही हो जाएगा 15 किलोमीटर, अब यहाँ पहुँच गया ये। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या दे रहा है, देन
15 किलोमीटर वेस्ट। यहाँ से जो है वेस्ट चलाना है, तो वेस्ट तो आपका यही हो जाएगा। अब 15-15 हो जाएगा तो एग्जैक्ट फिर यहीं पे आ जाएगा ये, ठीक है। देन 18 किलोमीटर साउथ, साउथ 18 किलोमीटर, अच्छा साउथ में दे रहा है तो ये 12 तो यहाँ तक आ जाएगा, और यहाँ से 6 और चलेगा तो 18 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ 18 किलोमीटर साउथ में आ जाएगा, यानी फाइनल यहीं पे पहुँचता है। देखिए इसका पहला स्टेप होता है ये वाला पॉइंट, दूसरा स्टेप ये वाला, फिर तीसरा यही हो जाता है, फिर चौथा वाला ये फाइनल पॉइंट। तो आपसे पूछा है कि बताइए कि स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पे है। देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग क्या एज्यूम किए थे, ये वाला पॉइंट, इसका फाइनल पॉइंट ये है। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ कितना है, 18 है ये, और यहाँ से यहाँ आपको पता है कि ये कितना है, 12 है। तो ये कितना हो जाएगा, 18 माइनस 12, 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 6 किलोमीटर। ठीक है, डायरेक्शन भी पूछता था, आप बता देते 6 किलोमीटर साउथ में। ठीक है, प्रश्न संख्या 113 देखते हैं। मिसिंग लेटर यहाँ बताना है कौन सा है। देखिए फाइंड करना है आपको, तो रो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। बी से जी आखिर कैसे लिखा गया, जी से एल कैसे लिखा गया, सी से एच कैसे लिखा गया है, एच से एम कैसे लिखा गया है, ये देखना होगा। देखिए आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो बी में +5 करेंगे जी आ जाएगा, जी में +5 करेंगे यहाँ पे एल बन जाएगा, सी में वैसे ही +5 कर रहे हैं एच बन रहा है, एच में +5 कीजिए एम बन जाएगा, जी में +5 करेंगे एल बन गया, एल में +5 करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल के बाद एम हो गया, एन ओ पी क्यू। तो पांचवें पे क्यू आ गया, तो बस आपका आंसर क्या बन गया, ऑप्शन डी क्यू। यहाँ पे जो है मिसिंग नंबर बताना है, तो यहाँ पे देखेंगे मिसिंग नंबर यही है। तो आपको देखना है कि आखिर कौन सा ऑपरेशन लगाएं कि बीच वाला डिजिट बन रहा है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये दोनों का स्क्वायर करके यहाँ पे जोड़ते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, तो ये 25 9 34 बन गया, और ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 बन गया। 34 में से 20 अगर माइनस करते हैं तो ये 14 आता है, तो 28 है, तो इसका ये डबल किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऐसे करके देखते हैं, तो 8 अठाई 64 हो गया, 8 अठाई 64, 64 64 आपको 128 बन गया, और ये इसका आधा बनना चाहिए, तो जो भी डिफरेंस है इसका डबल बीच वाला होना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरे तरीके से इसको बनाते हैं। अब ये सब प्रश्न थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो इसको जब आपसे एग्जाम में हॉल में प्रश्न हल नहीं होते इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। एक और ऑपरेशन इसमें लगा सकते हैं, ये सामने सामने वाला का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस करते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, देखते हैं कितना बनता है। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4। देखिए 5 6 11, 2 1 3 1 4 41 बना, माइनस 9 4 13, इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 11 में से 3 गया 8, और ये 3 में से 28 बन गया। ठीक है, अब ऐसे देखते हैं, तो ऐसे यहाँ ऑपरेशन लगाते हैं, तो यहाँ बन जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16, इसमें से माइनस कर देंगे 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, अपने से एज्यूम कर लेते हैं एक्स का स्क्वायर, इक्वल टू कितना आना चाहिए 12। देखिए 64 16 यहाँ पे कितना बन गया, 4 6 10, 6 1 7 1 8, माइनस 64 प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू 12। 80 माइनस जो है यहाँ पे 64 ही कितना बन गया, 10 में 4 गया 6, 16 बन गया, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12। तो देखेंगे तो यहाँ पे बन गया एक्स स्क्वायर इजकल टू बन गया आपका, ये माइनस 64 है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर ही होगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो 12 माइनस 16 बन गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू बन गया -4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, √4, √4 कितना निकलेगा, +-2, 2 अगर यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, तो इसका आंसर आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, देखिए ऑप्शन में क्या है, 2 है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, अगर डेट को कोड किया गया इससे, तो कॉम को कैसे, तो ये तो आसान सा दिख रहा है। देखिए डेट को क्या लिखा गया है,
WZGV। तो कम को बताना है कि क्या लिखना है। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, D को जो है W लिखा गया है, A को Z लिखा गया है, T को G और E को भी। देखिए D को W यानी अपोजिट वाला यहाँ पे सीधे सीक्वेंस दिख रहा है, तो C के अपोजिट जो है आपको क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे C के अपोजिट X बन जाएगा, O के अपोजिट जो है आपका L, M के अपोजिट N और E के अपोजिट आपका बन जाएगा आपका V। XLNV जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में है। अगला देखिए 116। ठीक है, ये अंग्रेजी वाला प्रश्न है, चलिए हम हिंदी वाला प्रश्न ला देते हैं। ऐसे देखिए इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। ठीक है, ये हम लोग कर लिए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 115, 116 देखते हैं। एक दीवाल घड़ी को जो है 5 बजे 5 बार घंटी बजाने में 5 मिनट का समय लगता है, तो उसी गति से 9 बजे 9 बार घंटी बजाने में, ये तो बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है। देखिए क्लियरली लिखा है कि 5 बजे 5 बार घंटी बजाने में 5 मिनट लगता है, तो सिंपल सा बात है, एक बार घंटी बजाने में 1 मिनट लग रहा है, तो 9 बजे 9 बार बजाने में कितना, 9 मिनट लगेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको x का वैल्यू बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिए तो इस सीरीज को हम लोग को देखना होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना होगा आपको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए यहीं पे क्लियरली जो है दिख जाएगा। 2 से जो है यहाँ पे देखिए 4 बना है, यानी +2 ऐड हुआ है। 4 से देखेंगे 3 ऐड हुआ है, 7 हुआ है। 7 से यहाँ पे 4 ऐड हुआ है, तो देखिए 2 3 4, तो अब कितना ऐड होना चाहिए, 5। तो 5 ऐड होगा तो 11 5 16 बन जाएगा। नीचे वैसे देखें 3 से जो है आपको 7 हुआ है, 4 ऐड हुआ है, यहाँ 7 से 6 और 13 से जो है 8, तो 4 6 8, तब कितना ऐड होना चाहिए, 10। तो 21 में 10 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 31। आंसर क्या बन गया, 16/31, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखें, 1916 के दशक में प्रारंभ हुई हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था। मुख्य पूछा जा रहा है, ठीक है। तो गेहूं है, यहाँ पे भारतीय चावल है, जापानी चावल है, एमर गेहूं है, तो देखिए मैक्सिकन गेहूं था, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, हरित क्रांति भारत में कब आया था, 1966-67 में। भारत में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम पारित हुआ था, कब पारित हुआ था पूछा गया है, तो देखिए 2006 में हुआ था। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 120। निम्नलिखित जो है विटामिनों में से कौन सा एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देखिए कौन जो अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो ये विटामिन डी हो गया। ये आहार से आपको प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, सूर्य। यदि आपके पास जो है फैट है, आपके शरीर में वसा है और सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में आपको विटामिन डी मिल जाता है। बाकी आप आहार से प्राप्त कर सकते हैं, ई के है या बी है। अब देखिए यहाँ से करेंट अफेयर है आपका, ध्यान देंगे, एक एक प्रश्न करेंगे यहाँ से। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित चराई देम मैदान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने का प्रस्ताव यूनेस्को भेजा गया। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी असम। अगला देखिए, 2023 में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन स्थित किस गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। तो देखिए ये कब जो है किया गया था, जनवरी में, तो ये मुगल गार्डन का नाम बदल के किया गया था। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। 26वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन हुबली धारवाड़ में किया गया था। इस महोत्सव का थीम था सशक्त युवा सशक्त भारत। इसमें सही कथन आपको बताना है। देखिए 26वीं जो है युवा महोत्सव का आयोजन तो धारवाड़ कर्नाटक में होता है, बात क्या है, सही है, ठीक है। दूसरा है कि इसका थीम जो था सशक्त युवा सशक्त भारत, नहीं, इसका थीम क्या रखा गया था आपका, विकसित युवा विकसित भारत। ये गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा, केवल एक। फरवरी 2023 में सेमीकंडक्टर पर स्थिर आपूर्ति को सुनिश्चित करने में सहयोग करने के लिए चिप 4 गठबंधन का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस चिप 4 गठबंधन के सदस्य कौन है, नीचे एक कूट की सहायता से बताना है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा हम इसको जूम इन कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन दिख रहा होगा, आंसर करें इसका। चिप 4 गठबंधन के सदस्य देश कौन है, ये पूछा गया है। देखिए
इसमें जो है जापान, भारत, अमेरिका और ताइवान। इसमें कौन हो जाएगा? जापान। इसमें भारत नहीं बनेगा, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और ताइवान। ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का दिल्ली दौरा लाल सोटखंड राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसका लंबाई कितना है? देखिए, तो इसका लंबाई कितना है? 246 किलोमीटर। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बना है? झुग्गी मुक्त राज्य जो है कौन बना है आपका? तो ये उड़ीसा बन गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित भारतीय मूल के व्यक्तियों में से किस एक को जनवरी 2023 में अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र में प्रधान उपनिदेशक नियुक्त किया गया है? देखिए, तो ये जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नीरव डी शाह को। जनवरी 2023 में लुइसियाना में आयोजित मिस यूनिवर्स 2022 में किस देश की आर्विना ग्रेवियल को एक खिताब प्रदान किया गया? तो ये कहा गया संयुक्त राज्य अमेरिका की। अगला देखिए, फरवरी 2023 में निम्नलिखित जो है दक्षिणी अमेरिका देशों में कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना? तो ये हो गया ब्राजील हो गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है पूर्ण सदस्य कौन बन गया? ब्राजील। अब आपसे पूछा जाए कि आईएसए का स्थापना कब हुआ था, तो आप बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना 2015 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। भारत इसके संस्थापक देश में से एक है। फरवरी 2023 में जियो लोकेशन टेक्नोलॉजीज जो है टाम के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में ड्राइव करने के लिए सबसे धीमी शहर कौन है? ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन डी लंदन। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 131। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनवरी 2023 में विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमबी बिलास को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये क्रूज चलाया गया। तो देखिए, ये क्रूज कहां से कहां तक चला था? वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ असम तक। फरवरी 2023 में किस भारतीय महिला जिम्नास्ट को अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ हाइजेनवाइन के सेवन के कारण 21 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया? तो ये किसको? दीपा कर्माकर को। फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 8वें आईसीसी महिला टी20 की विजेता टीम रही कौन? तो इसमें ये ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए बन जाएगा। जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2023 का आयोजन किया गया। इसका मुख्यतः विषय था, ठीक है, तो इसका मुख्य विषय क्या था? इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही है। जनवरी 2023 में वरुण 2023 वायु सैन्य अभ्यास आयोजन भारत फ्रांस के बीच किया गया। इस आयोजन का स्थल हिंडन जो है एयरबेस गाजियाबाद में था। सही कथन यहाँ बताना है। ठीक है, ये आपका प्रश्न संख्या 135। देखिए, इसमें सही बताना है आपको। देखिए, ये अभ्यास जो है आपका वरुण अभ्यास, तो ये वरुण अभ्यास जो है ये नौसेना का अभ्यास है। तो ये पहले तो यहाँ पे वायुसेना लिखा हुआ है, तो पहले तो ऐसे ही गलत हो गया ये। ठीक है, और ये भारत और फ्रांस के बीच किया जाता है, और ये क्या है? वायुसेना का नहीं होकर नौसेना है। आयोजन स्थल जो है गाजियाबाद था। ये भी स्टेटमेंट जो है इसका सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही गलत हो गया। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जनवरी 2023 में यूरोपीय संघ द्वारा किस देश में अपने पहले मुख्य भूमि सैटेलाइट लॉन्च स्थल परिसर का उद्घाटन किया गया? तो ये जो है आपका सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए किरूना, स्वीडन में। अगला देखें, जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया? तो ये सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बस्ती।
फरवरी 2030 के विश्वनाथ का निधन हो गया, ये किससे संबंधित थे? तो ये तो सिनेमा जगत से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फरवरी 2030 में आयोजित धर्म गार्जियन 2023 भारत और किस देश के मध्य एक सैन्य अभ्यास है? तो ये जो है भारत और जापान के बीच था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखें, और ये आज का लास्ट प्रश्न रहेगा। फरवरी 2023 में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का दुबई में निधन हो गया। वो किस एक दुर्लभ बीमारी से जो है ग्रसित थे? तो ये एमाइलियोसिस से ग्रसित थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है फेज 2 का टेस्ट नंबर 1 हम लोग फिनिश किए। अब आगे इसका हम लोग टेस्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। तो इस लेक्चर को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दें। देखिए, एक लोग जो है 2-4 लोग को शेयर अगर कर देते हैं तो अधिक लोग के पास ये कंटेंट पहुंच जाएगा। तो आप लोग अधिक से अधिक इसको शेयर करें। बाकी कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। थोड़ा सा जो है धैर्य रखेंगे, पीडीएफ सारा कुछ अभी तक सारा पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। तो जो भी अभी आने वाले समय में टेस्ट होगा ये भी सब पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। चलिए, तो फिर नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।